Hello students, welcome to EduMitra. So today I am here with the sixth part of class 9 social science history book India and the Contemporary World, chapter 2nd, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 10 पार्ट्स यानी 10 लेक्चर्स में कवर किया है. आज इसका 6th लेक्चर है जिसमें हम एक छोटे से टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में द फर्स्ट वर्ल्ड वार और द रशियन एम्पायर के बीच में. ओके तो अगर आपने पहले वाले 5 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले जाके चैनल पर चेक कर सकते हैं. अगर आप कोई भी लेक्चर मिस करोगे तो हो सकता है आपको इस चैप्टर में कन्फ्यूज़न आ जाए क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है बाकी चैप्टर के कंपेयर में. तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं और आज के लेक्चर में पढ़ते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर. तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि क्लास 9th के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे. आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं दैट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. क्या रिलेशन है किसके बीच में? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में और रशियन एम्पायर के बीच में, क्या उसके बीच में संबंध है. ठीक है, आपको बेसिकली पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, दैट वाज फॉट बिटवीन व्हाट अलाइज एंड द सेंट्रल. ओके और ये कब हुआ था? बेसिकली 1940. ओके 1914 वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड एंड एंडेड इन 1918. ठीक है, तो व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब ब्रोक आउट हुआ, कब स्टार्ट हुआ? दैट स्टार्टेड इन 1914. टू यूरोपियन अलायंसेस, उस समय 2 यूरोप के अलायंसेस थे. ठीक है, कौन कौन से अलायंसेस थे? पहला अलायंस था यूरोप का. दैट टाइम यूरोप क्या है? बेसिकली कंटिनेंट है. तो व्हाट वे द अलायंसेस? द फर्स्ट अलायंस वाज जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की. ओके एंड द फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया. तो ये सारे मिलकर 2 अलायंसेस का फॉर्मेशन करता था. 2 यूरोपियन अलायंसेस, यानी अलायंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ पार्टीज. ठीक है, तो 2 पार्टीज जो उसमें कौन कौन से कंट्रीज आते थे? उसमें आता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. ठीक है, ये सारे कंट्रीज है. और बाद में कुछ और भी कंट्रीज में जुड़े थे, 2 कंट्री जिसके नाम थे, आप लिख लो, इटली एंड रोमानिया. ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज है जो किसके पार्ट थे? जो 2 अलायंसेस थे जो यूरोपियन गवर्नमेंट के इसके पार्ट थे. ठीक है, तो इन सारे कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया. ओके इन रशिया में क्या होता है? बेसिकली द इनिशियली वेरी पॉपुलर, वहाँ एक वॉर होता है. कौन सा वॉर? द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर. वी आर टॉकिंग अबाउट टू द रशियन रेवोल्यूशन. तो रशिया का जो रेवोल्यूशन का प्रोसेस था, जो चेंज का प्रोसेस था, उसमें बहुत सारा वॉर हुआ था. जिसमें हमने बात की थी द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 और हमने बात की बेसिकली ब्लडी संडे के बारे में. तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे. ठीक है, व्हाट इज दैट? जो वॉर हुआ था बेसिकली दैट वाज वेरी पॉपुलर बट लैटर द सपोर्ट ग्रू थिन. लेकिन नया में जो वॉर था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, लोग उसे बहुत ज़्यादा जाने, लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट उसका डिक्लाइन होने लगा, लोग उसको कम सपोर्ट करने लगे. ठीक है, ऐसा होता है. ठीक है, एंड व्हाट हैपन्स, जो हमने क्या किया? अलायंसेस के बारे में बात की और ये सारे अलायंसेस फॉर्म हो गई, एक साथ जुड़ गई, 2 अलायंसेस बट गई. दोनों अलायंस का नाम क्या था? पहला अलायंस था, पहला ग्रुप था दैट वाज अलाइज, ALLIES, और दूसरा ग्रुप था सेंट्रल पावर्स. ठीक है, और यही 2 अलायंसेस थे जिसमें कौन कौन से कंट्री आती है हमने देखा था. जिसमें हमने देखा जर्मनी, टर्की और हमने देखा फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली एंड रोमानिया. तो इतने सारे कंट्रीज आते थे किसमें? जो अलायंसेस है उसमें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थे. और उस समय कौन किंग था वहाँ का? दैट वाज रशिया का त्सार निकोलस सेकेंड, जिसके बारे में हमने बात की. और वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या था? वहाँ के पार्लियामेंट का नाम था दुमा. ठीक है, और वहाँ हमने एक चर्च के बारे में बात की थी जहाँ लोगों ने स्ट्राइक किया था, जहाँ ब्लडी संडे घटित हुआ था घटना, दैट वाज सेंट पीटर्सबर्ग, और जिसको रशिया में एक अलग नाम से जाना जाता है. ओके तो जिसको रशियन लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है? जिसको रशियन लैंग्वेज में कहा जाता है व्हाट?
पेट्रोग्राड, PETROGRAD, ठीक है, दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग. ओके, सो व्हाट हैपेंस, इससे द तासरीना अलेक्जेंड्रा जर्मन ओरिजिन एंड द पुअर एडवाइजर्स स्पेशली ए मॉन्क. वहाँ एक मॉन्क क्या होता है बेसिकली, एक ऐसा इंसान डैट वो क्या करता है बेसिकली, वो एक सीज होता है, वो बेसिकली क्या करता है कि बेक करके ईट करता है, डैट इज मॉन्क. वो बेसिकली बुद्धिज़्म से रिलेटेड होता है. तो मॉन्क को उस समय एक नया टर्म दिया जाता था, उस टर्म में राष्ट्रपुतीन, RASPUTIN, वहाँ मॉन्क को नए नाम से जाना जाता था, डैट वाज राष्ट्रपुतीन. तो जैसा कि हमने बात किया, वहाँ बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे युद्ध हुए, और इससे क्या हुआ कि लैटर एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई. सो एंटी जर्मन सेंटिमेंट से क्या कहते हो, एंटी जर्मन मतलब जो जर्मन के नहीं है. और व्हाट डू यू मीन बाय सेंटिमेंट, सेंटिमेंट का मतलब होता है आइडिया या ओपिनियन. ओके, तो इसका मतलब होता है हमारा सेंटिमेंट. ठीक है, तो एंटी जो जर्मन सेंटिमेंट्स, जो आइडियाज थे बहुत हाई थे. ठीक है, यानी जो जर्मन से रिलेट नहीं थे. तो रशियन आर्मीज लॉस बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. तो जो रशिया की आर्मी थी, जो रशिया की जो सेना था, वो क्या हुआ कि बेसिकली बहुत बुरी तरह हारा. कहाँ, इन जर्मनी एंड इन ऑस्ट्रिया, जो दो कंट्रीज थे. सो दे वर 7 million casualties and 3 million refugees in रशिया. तो ये कॉशल्टीज और रिफ्यूजीज आपके लिए नया टर्म हो सकता है. ठीक है, तो कॉशल्टीज का मतलब क्या होता है, कॉशल्टीज का मतलब होता है लॉस ऑफ पीपल, यानी इसका बेसिकली आप हिंदी में बात करो तो इसका मतलब होता है जन हानि, यानी जन की हानि, लोगों का हानि हो जाना, लोगों की कमी हो जाना. वो कोई भी मेथड से हो सकता है कि द लॉस ऑफ मिलिट्री पर्सनल हो गया, हो सकता है कि किसी इंसान की उसमें डेथ हो गई, हो सकता है कि किसी इंसान को उसमें पकड़ कर मार दिया गया, या हो सकता है कि किसी एक्सीडेंट हो गया किसी इंसान का, या कोई घटना घट गई उसके साथ जिससे उसकी मृत्यु हो गई. तो इस तरह 7 million. तो व्हाट डू यू मीन बाई 7 million, 7 million मीन 70 lakhs. तो 70 lakhs वहाँ कॉशल्टीज थे जो क्या हुए बेसिकली, जिनका हानि हो गया, उनकी मृत्यु हो गई थी. और 3 million रेफ्यूजीज. रेफ्यूजीज को क्या करें कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं शरणार्थी. ओके, तो डैट मीन्स 30 लाख लोग रिफ्यूजी थे. तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्यूजीज ऐसे लोग को बोलते हैं कोई जो कि किसी देश द्वारा, किसी जो कंट्री द्वारा क्या करते हैं, या तो वहाँ का राजनीतिक या धार्मिक जो कारण है उसके द्वारा, या तो उनको अपना शहर देश छोड़ना पड़ता है, या उनके देश में लड़ाई चल रहा होता है, या उनके देश में खाना की कमी होती है, या मतलब भोजन की ज़्यादा स्कार्सिटी होता है जिसके कारण उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है. तो वैसे लोग जो अपना देश को छोड़ कर आते हैं उसको हम बोलते हैं रेफ्यूजीज. मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ रेफ्यूजीज का, आप नोट कर दो. व्हाट इज रेफ्यूजी, रेफ्यूजी इज ए पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज और हर कंट्री फॉर द पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन्स, और बिकॉज ऑफ द वॉर, और बिकॉज ऑफ द नॉट इनफ प्रोविजन ऑफ फूड. तो यही होता है हमारा रेफ्यूजीज. तो उस समय 7 million लोग कॉशल्टीज थे यानी मारे गए, और 3 million जो 30 लाख लोग थे वो वहाँ छोड़कर भाग गए दूसरे देशों में. ठीक है, सो द वॉर ऑल्सो एफेक्टेड इंडस्ट्रीज. और इस वॉर से इंडस्ट्रीज पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, उसमें बहुत बड़ा जो क्या हुआ इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा. तो इससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा तो मर गए, 70 लाख लोग, और 30 लाख लोग वहाँ से भाग गए. इसका मतलब पूरी 1 करोड़ लोगों का वहाँ लॉस हो गया. तो इससे क्या होता है बेसिकली, वहाँ लेबर का शॉर्टेज होने लगा, यानी लोग कम होंगे तो लेबर का शॉर्टेज होने लगा, लोग काम अब कौन करेगा, रेलवे लाइंस को बंद कर दिया गया, एंड छोटे छोटे जो दुकान थे उनको भी बंद कर दिया गया. स्मॉल वर्कशॉप वेयर क्लोज्ड. और इस कारण से क्या हुआ, सब कुछ बंद हो गया, मानो एक हड़ताल सा हो गया. इस कारण से क्या हुआ कि वहाँ का अनाज में भी कमी आने लगी, और हेंस ब्रेड, यानी वो लोग अब रोटी जमाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया. तो सोच सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वार और रशियन एम्पायर के बीच में कैसा रिलेशन है, क्या क्या जो सिचुएशन है जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया. 70 लाख लोग वहाँ मारे गए, और 3 million लोग वहाँ से, यानी 30 लाख लोग रशिया से भाग खड़े हुए. इससे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वहाँ लेबर की कमी हो गई, रेलवे लाइंस बंद हो गया, दुकानें बंद कर दी गई. क्यों, और इसी के कारण क्या हुआ बेसिकली कि ग्रेन्स का शॉर्टेज हो गया, वहाँ ना खाने के लिए कुछ बचा ना पीने के लिए, लोग को बस ऐसे ही अपना जीवन गुजारा करना पड़ा. तो यही हमने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन रिवोल्यूशन. सो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा द फेब्रुअरी रिवोल्यूशन इन
पेट्रोग्राड। तो ये पेट्रोग्राड क्या है? पेट्रोग्राड हमने समझा था दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग का जो रशियन नेम है दैट इज पेट्रोग्राड। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा दैट इज 7th लेक्चर ऑफ द चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो यहाँ हमने इस चैप्टर का 6th पार्ट यानी 6ठा लेक्चर फिनिश कर लिया, जिसमें हमने बात की द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन, द रशियन एम्पायर के बारे में। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैप्टर पर नई वीडियो ला के दे सके। अगर आपको कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस चैप्टर के 2nd पार्ट के साथ, जिसमें हम बात करेंगे द फरवरी रिवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड के बारे में, और हम बात करेंगे उससे जुड़े इवेंट्स के बारे में, और हम बात करेंगे फरवरी रिवोल्यूशन यानी उस चेंज के कारण, उस क्रांति के कारण क्या प्रभाव पड़ा हमारे जो रशिया है उसमें, ठीक है, और हमारा यूरोप है। सो till then, stay creative, keep learning, and most of all, have fun. So meet you in the next lecture, guys. Thank you for watching. See you again. Bye-bye.